स्टूडेंट, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लब। अभी तक हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ रहे थे। हाइट एंड डिस्टेंस से पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा था। अब तक जो मैंने अपने लास्ट वीडियोस में आपको हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ प्रॉब्लम्स समझाए थे, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने घर में पूर्णतः स्वस्थ और सुखी और खुश होंगे। तो आज मैं आपके पास फिर एक नया वीडियो लेके आया हूँ और इसमें मैंने अपने जो मुझे बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स लगती थी, जो बच्चों के लिए काफ़ी हद तक बेनिफिशियल हो सकती हैं, थोड़ा हायर लेवल की कुछ प्रॉब्लम्स को मैं लेके आया हूँ। तो आइए देखते हैं कुछ सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, और शुरू करते हैं एक नए क्वेश्चंस के साथ। वेलकम। देखिए, ये एक क्वेश्चन है। अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून moving with a wind in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर from the ground। देखिए, एक अकेली लाइन इतनी लंबी होगी तो शायद समझने में थोड़ा टिपिकल लगेगा। अब आपको शॉर्ट में समझिए, एक 1.2 मीटर लंबी, यानी एक ऐसी लड़की जिसकी हाइट 1.2 मीटर दी हुई है, ये ग्राउंड पर खड़ी हुई है और उसके हाथ में एक बैलून है। वो उस बैलून को धागे से बांधी हुई है और वो एयर में है बैलून। उस बैलून की हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड। ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए लिया था, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस लिए थे उन सब में जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को ऑन द ग्राउंड ही माना जाता था, लेकिन इस क्वेश्चन में, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन माय वीडियोस, इसमें आपको हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी दिया है। इट मींस द ऑब्जेक्ट, द आई साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑन द ग्राउंड, इट इज एट द हाइट ऑफ 1.2 मीटर। तो इसको आप इस तरीके से स्पॉटेड कीजिए। मान लीजिए ये कोई लड़की है, सपोज दैट ए बी, द हाइट ऑफ दिस गर्ल इज 1.2 मीटर। क्लियर हो गया? अब ये एक बैलून धागे से बांधकर उड़ा रही है और एट एनी इंस्टेंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल, अगर हम आईज ऑफ द गर्ल, आईज ऑफ द ऑब्जेक्ट देखते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि जितनी कंप्लीट हाइट उस ऑब्जेक्ट की है वही हाइट फ्रॉम द ग्राउंड आईज की मानी जाती है। तो ये मान लेते हैं कि ये लड़की यहां से देख रही है और किसी समय पर जो बैलून है हमारा, उसकी हाइट, बट द हाइट ऑफ द बैलून इज 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। इट मींस दिस इज द ग्राउंड लेवल, दिस इज द ग्राउंड लेवल, नॉट दिस पॉइंट, दिस इज द ग्राउंड लेवल एंड द हाइट ऑफ द बैलून एट एनी इंस्टेंट इज गिवन फ्रॉम द ग्राउंड। सपोज दैट द पॉइंट इज C। अब इसकी हाइट आपको 88.2 मीटर दी रखी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियोस में आपको ये अच्छी तरीके से बताया था कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया जाता है वो हमेशा थ्रू द हॉरिजॉन्टल, फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल रिलेटेड टू द हॉरिजॉन्टल दिया जाता है। इट मींस फर्स्टली वी ड्रॉ एन हॉरिजॉन्टल लाइन from the point A. Suppose that line is cut here by D and A, B, C, D, E. The point supposed to be E. अब देखिए, ये 1.2 है तो ये हाइट भी 1.2 हो गई, यानी जो CD रिमेनिंग हाइट है वो आपका रह गया 87। क्लियर हो रहा हो? मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस के केसेस में ये बात अच्छी तरीके से समझ गए कि हाउ कैन वी ड्रॉ द डायग्राम रिलेटेड टू आवर क्वेश्चन, तो आपका 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आप पहली कंडीशन समझ लीजिए, एक लड़की 1.2 मीटर लंबी है, वो यहाँ खड़ी हुई है, यहाँ से वो बैलून को बांधा हुआ है उसने डोरी से, यहाँ बैलून उड़ रहा है। द हाइट ऑफ द बैलून एट एन इंस्टेंट फ्रॉम द ग्राउंड इज गिवन 88.2 एंड जब हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, बिकॉज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एट द पॉइंट इज गिवन 60 डिग्री, तो सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, यानी अब आपको CAD एंगल 60 डिग्री पता चल गया, ED 87 पता चल गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। इसने कहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन इज रिड्यूस्ड टू 30 डिग्री। इट मींस, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो एंगल 60 डिग्री था अगर 30 डिग्री हो गया, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो रहा है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट को मानिए आप इस समय बैलून है, बैलून इस ऑब्जेक्ट से जो इसको देख रहा था फ्रॉम द आई साइड ऑफ द विजर, ये दूर जा रहा है, यानी सपोज दैट
किसी पॉइंट पर इसकी पोजीशन F हो गई, बट द हाइट ऑफ द बैलून रिमेन्स कांस्टेंट, यानी ये अनचेंज्ड है। ये माना जा रहा है कि ये अगर 88.2 ग्राउंड से थी, F पॉइंट पर भी 88.2 ही ग्राउंड पर रहेगी। तो अब हम यहाँ से देखते हैं, इस जगह से हमने ऑब्जेक्ट को इस तरीके से ड्रॉ किया और फिर से हम इसको ऐसे लिया। क्लियर होगा? A B C D E F G and H and the angle of elevation reduces to 30 degree। ये 87 हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम शायद नहीं होनी चाहिए। क्लियर? जी पॉइंट यहाँ कट गया तो मैं इधर लिखूंगा। ये आपकी फिगर है, एक बार आप इसको रिमाइंड कीजिए, थोड़ा समय निकाल के पहले क्वेश्चन को पढ़िए। आपको क्वेश्चन दिया हुआ 1.2 मीटर लंबी ऊंची एक लड़की थी, वो किसी गुब्बारे को देख रही थी। उस गुब्बारे की जो हाइट थी फ्रॉम द ग्राउंड इज 88.2 जो दी हुई है। जब हमने देखा कि हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के बाद एंगल इसका ड्रॉ करते हैं जो कि 60 डिग्री है, तो उसकी हाइट 87 हो जाएगी। कुछ समय के बाद इसका एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन अगर 30 डिग्री हो जाता है तो हम उसकी पोजीशन F मान लेते हैं। तो F पोजीशन पर भी उसकी हाइट जो है ग्राउंड से 88.2 ही रहेगी। इसके बाद आपको ये पता करना है कि जो डिस्टेंस है, जब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री से 30 डिग्री हो गया, तो उस इंटरवल में, इट मींस पहले ये पोजीशन ये थी, बाद में पोजीशन ये हो गई, तो यहां से लेके यहां तक जो ये टाइम ड्यूरेशन में उसने ये डिस्टेंस तय की है, इट मींस DG, ये आपको डिस्टेंस निकालनी है। फिगर ये आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको फिगर बनाया हुआ है। अब हम इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपके पास एक एंगल है AED। देखिए, अब हम इस पोर्शन की बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने E से लेके D तक की हाइट 87 निकाल दी है। एंगल आपका एंगल A 60 डिग्री है। तो AED ट्रायंगल में देखते हैं। इन ट्रायंगल ADE, देखिए ये वाली जो है स्लैंट लेंथ FA, स्लैंट लेंथ, इनका इसमें कोई यूज नहीं है। वर्टिकली हाइट और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का ही यूज है, तो 10 का ही यूज करते हैं। इन सभी चीजों को देखना जरूरी है। आगे आने वाले कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां आपको शायद स्लैंट लेंथ का भी जरूरत पड़ेगी, उनको उसके तरीके से ट्रीट करेंगे और सॉल्व करेंगे। फर्स्टली 10 60 डिग्री लिया इन ट्रायंगल AED, तो 60 डिग्री अगर लिया तो परपेंडिकुलर हो गया ED, बेस हो गया AD, यानी 10 60 इज इक्वल टू AD अपॉन AD। 10 60 की वैल्यू √3, ED की वैल्यू 87 है, और AD जो कि आपको निकालना है, इट मींस AD बिकम्स 87 अपॉन √3 मीटर। आपके पास ये AD आ चुका है। अब दूसरे वाले ट्रायंगल पे चलते हैं। आप ये देख रहे होंगे, केवल इसमें जो हम ये चित्र बनाते हैं, फिगर बनाते हैं, इसी का बनाना थोड़ा टिपिकल होता है क्योंकि इसी से सारा क्वेश्चन समझ में आ जाता है। A, F और G ट्रायंगल में देखते हैं। A, F, G, सेम हियर 10 30 डिग्री, परपेंडिकुलर हो गया FG एंड बेस हो गया AG। 10 30 की वैल्यू अब तक तो याद हो गई होगी, 1 अपॉन √3। FG 87, AG अपने को पता नहीं। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है, काफी समय से करते हुए आ रहे हो। AG की वैल्यू 87 √3 मीटर। Now we have to find out the distance traveled by the balloon during the interval. It means DG अपने को कैलकुलेट करना। अगर आप DG के लिए लें तो AG माइनस AD को आप निकाल लेंगे। We have to calculate DG. It means DG means AG minus AD from the figure. AG कैलकुलेट किया था 87 √3
माइनस AD इधर कैलकुलेट किया था 87/√3 √3 मल्टीप्लाइड 87 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 87/√3 87 कॉमन ले लीजिए 3 - 1 2 हो जाएगा अपॉन √3 देखिए इस वैल्यू को देखिए DG की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास 174/√3 या तो आप इसी फॉर्म में लिख जाइए या इसको आप कैसे लिख सकते हैं 174 मल्टीप्लाइड बाई √3 ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 174 into 1.732/3 58 मल्टीप्लाइड बाई 1.732। वैसे इसकी जरूरत नहीं होती है क्योंकि अगर बुक में हमारे पास ये दिया हुआ होता है कि इसकी वैल्यू 1.732 है तो आप इसको लगाइए, अदरवाइज आप इसकी एक फॉर्म ये भी लिख सकते हैं 58√3 कोई फर्क नहीं। और भैया अगर आपको ऐसे लिखना है तो आप इसका मल्टीपल कर दीजिए, कोई परेशानी नहीं। आपकी समझ में मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद आराम से समझ में आ गया हो। अगर क्वेश्चन लिखने के बाद आपने इसको ड्रॉ कर लिया, ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया तो आपका क्वेश्चन हो जाता है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, थोड़ा टिपिकल भी लगा होगा। अब इसी तरीके से एक ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंतजार कीजिए, मैं भी आपको यहाँ लिख के बताता हूँ। ये समझ में आ गया, एक बार और देख लीजिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए इसको। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री। यानी इसमें एक बादल की एंगल दिया हुआ है, एलिवेशन अबव अ लेक इज 30 डिग्री। एक बादल है और किसी लेक से 60 मीटर ऊपर कोई ऑब्जेक्ट बना रखा है। मान लीजिए कोई लेक है, उसमें कोई बिल्डिंग यहाँ साइड में बनी हुई है और उस बिल्डिंग से उस क्लाउड को देखा जाता है और उस क्लाउड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो किसी समय पे 30 डिग्री मिलता है। ठीक, इसके बाद उसी पॉइंट से उसी समय अगर उसका रिफ्लेक्शन लेक में देखा जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन मिलता है 60 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। उम्मीद करता हूं समझ में नहीं आया होगा आपकी क्वेश्चन, तो मैं फिगर बनाता हूं जब आपकी कमेंट में शायद क्वेश्चन सादा है। सपोज दैट ये एक लेक है, इस लेक से यानी ये इसका एक ग्राउंड लेवल लेक का मान लीजिए, लेक का ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल नहीं है अर्थ का, लेक का सतह है, ठीक है। यहां से 60 मीटर की हाइट पर, यहां से 60 मीटर हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है। मान लीजिए ए पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट है तो इसको ए बी मान लीजिए। ए पॉइंट पर कोई यानी 60 मीटर हाइट पर ए ऑब्जेक्ट है जो बैठा हुआ है और वो किसी क्लाउड को देख रहा है। यहां से सी पॉइंट पर एक क्लाउड है, जब वो इस क्लाउड को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसको 30 डिग्री मिलता है। यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए, ये हॉरिजॉन्टल, क्योंकि आपको एंगल ऑफ एलिवेशन लेना है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के बाद ही उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये है इसका, यानी ये क्लाउड है, ए पॉइंट पर ऑब्जेक्ट है जिसकी लेक से 60 मीटर की हाइट है, यहां से 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन मिलता है। उसी समय पर अगर वो इसका रिफ्लेक्शन देखता है, देखिए अगर ऑब्जेक्ट आपका यानी क्लाउड ये है तो इसका रिफ्लेक्शन इसके अंदर बनेगा। और हम लोगों ने जैसे कि अभी तक इतनी पढ़ाई तो करी है कि हम ये जानते हैं अगर किसी लेक में या किसी समतल दर्पण पर किसी का प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनती है, तो वह जितनी दूरी पर उससे ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही गहराई पर इसका रिफ्लेक्शन होगा, इमेज बनेगी। इट मींस हम लोगों ने ये तो 60 मीटर है हमारे पास, अगर हम यहां से यहां तक की बात करें सी डी और ई, लेकिन ये जो है एक्स्ट्रा हाइट जिसके बारे में हमें नहीं पता तो हमने इसको h मान लिया, यानी सी डी को हमने सपोज टू बी h।
अब जो प्रतिबिंब बनेगा, जो इमेज बनेगी इनसाइड द लेक, ये h + 60 मीटर डेप्थ में ही बनेगी। इसको क्लियर करना है आपको, आपकी समझ में समझता हूं आ गया होगा। अगर ये आपका एक मिरर था, यहां से 60 + h की डिस्टेंस पर, हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहां से 60 + h डेप्थ पर ही उसकी इमेज बनेगी। यानी इस क्वेश्चन में जो मेन चीज थी वो यही थी कि आपको इमेज बतानी थी, इमेज कितनी गहराई पर बन रही है, उसके बाद ही क्वेश्चन इसका सॉल्व होगा। ये 60 डिग्री का सॉरी यहां से ये यहां तक इमेज बन गई उसकी एम पॉइंट तक, लेकिन देखेगा वो यहां से, तो ये जो एंगल होगा ये आपका 60 डिग्री आएगा। एम पॉइंट मान लीजिए ये एम पॉइंट है, ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आप इसको इन शॉर्ट बताता हूं। सी एक बैलून है, सी एक बादल है, छोटा सा क्लाउड। ए ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट यहां से लेक से 60 मीटर है। ए पॉइंट से जब वो इस ऑब्जेक्ट को देखता है अपने को, तो वो 30 डिग्री पर उसको मिलता है। लेकिन अगर इसी का प्रतिबिंब यानी इसकी छाया यानी इसकी इमेज को अगर वो लेक के अंदर देखता है, तो वो 60 डिग्री के डिप्रेशन एंगल पर उसको मिलती है। यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे तो 30 डिग्री एलिवेशन हो गया, 60 डिग्री डिप्रेशन हो गया। और इसकी हाइट हमने h मानी, तो टोटल हाइट फ्रॉम द बेस यानी फ्रॉम द लेवल ऑफ द लेक इज h + 60, यही इसकी डेप्थ भी होगी, यानी h + 60 मीटर की गहराई। अब देखिए, अब आप इस क्वेश्चन को करने के लिए, बहुत बड़ी बात नहीं हुई लेकिन क्वेश्चन अच्छा था। आप ए डी और सी ट्रायंगल में सबसे पहले ट्राई कीजिएगा। इन ट्रायंगल ए डी सी ट्रायंगल में अगर आप लेंगे तो वही परपेंडिकुलर ऑन बेस, यानी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h/AD, ठीक है, 1/√3 h/AD। इट मींस यहां से लेता हूं, इधर ले चलते हैं, AD = h√3। एक ही आपका फिगर आ गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं ए डी और एम ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ए डी एम ट्रायंगल में जब हम लोग बात करेंगे तो एंगल ये है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर इतना हो गया, लेकिन उसकी टोटल हाइट कितनी हुई परपेंडिकुलर की, डी एम अपॉन AD, इसकी वैल्यू √3। देखिए अब DM को आप कैसे लिखेंगे, DE + EM यानी 60 + H + 60, 60 + H + 60 अपॉन AD, जो कि आप चाहे तो यहां से लिख सकते हैं h√3 क्रॉस मल्टीपल becomes 3h equal to 120 plus h, ये हो गया 2h equal to 120. This implies h equal to 60 meter. Okay, but this is not the answer. आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें पूछा था फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम वेयर? हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द लेक। आप याद रखिएगा, ये आपको क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा कि फ्रॉम वेयर द हाइट ऑफ क्लाउड टू बी फाइंड। आपको ये सोचना है कि हमने जो क्लाउड की हाइट निकालनी है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हाइट निकाल के बताते हैं वो हमेशा ग्राउंड लेवल से बताते हैं। ग्राउंड लेवल से मतलब जहां पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी आप इसको ऐसे समझ के चलिए, ये बात हो रही थी लेक की। ऑब्जर्वर कहां से देख रहा है, उसने फ्रॉम द ऑब्जर्वर नहीं दिया हुआ। अगर वो केवल बोलता फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड, इट मींस उसको आपके लेवल से, लेक लेवल से हाइट यहां तक की चाहिए। तो h 60 डिग्री आ गया। कहीं कहीं गलती ये हो जाती है कि हम यहाँ h = 60 मीटर आया, हम निकाल के जाए। अगर आप ये भी कहीं गलती से भूल भी जाए तो आप इसको लिखेंगे, डिफाइन करेंगे, क्या लिखेंगे, द हाइट ऑफ द क्लाउड
वर्टिकली एबव द ऑब्जर्वर, तो ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन में इतना छोड़ के आना नहीं है, आपको करना यही है कि आप इसका जो हाइट निकालेंगे वो फ्रॉम द लेवल ऑफ द लेक ही निकालेंगे। इट मींस आपको जो इसकी हाइट निकालनी है वो CE निकालनी है। CE का मतलब CD प्लस DE, CD प्लस DE मीन्स 60 प्लस 60 मीटर, 120 मीटर, यानी हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द लेवल ऑफ द लेक इज 120 मीटर। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन बढ़िया लगा होगा, इसको बनाना सीख गए। इसको देखिए, इसमें कुछ टेक्निकल बात थी वो आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। अ स्फेरिकल बैलून ऑफ रेडियस r subtends an angle theta at the eye of an observer। इसमें अभी आपको मैं 2-3 चीजें बिल्कुल एकदम नई और अलग क्वेश्चन है, ये 2-3 चीजें इसमें बताऊंगा, बहुत मार्क करने वाली है। उसने बोला है अ स्फेरिकल बैलून ऑफ रेडियस r subtends an angle theta at the eye of an observer। एक बैलून है ऑन एयर, किसी ऑब्जर्वर की आंख पर वो बैलून थीटा एंगल बना रहा है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज फाई, एक दूसरा एंगल आ गया, अभी तक आपने एक ही एंगल का पढ़ा था, उसी जगह पर दूसरा एंगल है फाई, लेकिन जो बैलून है उसका सेंटर एंगल ऑफ एलिवेशन फाई बनाता है। फाइंड द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून। पढ़िए, समझ देता हूँ आपको, एक बार इसको ऑब्जर्व कीजिए, कोशिश कीजिए दिमाग बनाने की, इसको भरने की कोशिश कीजिए अपने माइंड में कि आखिर ये पूछ क्या रहा है, दिया हुआ क्या है। हम कई चीजें, हम क्वेश्चन, अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो आपके पास फैसिलिटीज इस क्वेश्चन में आपको दी हुई है उनका यूज करके आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है। तो उसने बोला है कि एक ऑब्जर्वर है, वो एक बैलून को देखता है और वो बैलून उसकी आईज पर एंगल थीटा बनाती है, लेकिन अगर उसका सेंटर की बात की जाए बैलून की, तो उस बैलून का सेंटर उसकी आंखों पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन, देखिए अब यहां पर यही चीज मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि जो पहली वाली लाइन दी हुई है उसने, अ स्फेरिकल बैलून ऑफ रेडियस r subtends an angle theta at the eye of an observer, इसमें कहीं पर भी यहां से लेकर यहां तक आपको कहीं पर भी ये नहीं बताया गया है कि यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन है। इसी चीज को मैं आपको बताना चाह रहा था। तो देखिए इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उसने स्फेरिकल बैलून बोला है, तो हम ये चाहते हैं कि एक इस तरीके से आप एक बैलून एक स्फेरिकल शेप में चांद की तरीके से, क्योंकि स्फीयर आपको बॉल दिखेगा, लेकिन उसकी अगर आप इमेज देखेंगे कहीं पर खड़े होकर तो वो सर्कुलर दिखती है टू डायमेंशन में। तो हम इसको मानते हैं कि ये एक हमारे पास बैलून है। अब यहाँ पर अगर कोई ऑब्जर्वर है, मान लीजिए यहाँ कोई ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्वर जब इस बैलून को देखता है, उसने यहाँ पर कहीं आपको एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बताया, मैं यहाँ एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ। अगर इसको देख रहा है कोई यहाँ से, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है तो एंगल ऑफ एलिवेशन या तो सेंटर का होगा, या उसकी अपर फेस का होगा, या उसकी लोअर फेस का होगा, लेकिन ये सभी फ्रॉम द ग्राउंड होंगे। लेकिन अगर आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दिया ही नहीं है, उसने केवल ये बोला था कि ये स्फेरिकल बैलून जो है वो ऑब्जर्वर की आंख पर थीटा एंगल बना रहा है, इसका मतलब ये है कि यहां से जब इसको देखा जाता है तो इसकी अपर फेस और इसकी लोअर फेस, अपर फेस और लोअर फेस के बीच का जो एंगल है ये आपका थीटा है। समझ लीजिए, इसका ग्राउंड से मतलब नहीं है, ग्राउंड मान लीजिए ये है। मैंने आपको शुरू में बताया था, जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का ये ट्रिग्नोमेट्रिक में मैंने शुरू करा था, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू ही ड्रॉ किया जाता है। लेकिन अगर बात यहाँ पर केवल ये आती है कि एनी ऑब्जेक्ट मेक एन एंगल थीटा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, तो उसका मतलब होता है कि वो जो आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसकी फिगर ऑब्जर्वर की आंख पर उस होल बॉडी की बन रही है, वो थीटा है, इसका हॉरिजॉन्टल से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट लाइन पढ़िए। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां उसने एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, इट्स सेंटर इज फाई, सपोज दैट दिस इज द
सेंटर ऑफ द बलून। तो ये सेंटर इस ऑब्जर्वर की आंख पर एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 5। इट मींस आप सबसे पहले तो इसको मिलाएंगे और इसको ग्राउंड से लेंगे तो ये एंगल कहलाएगा आपका 5। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोगों की समझ में कुछ ये बात समझ में आई होगी। अगर ये बॉडी एट द आई ऑफ ऑब्जर्वर कोई एंगल बना रही है तो ये थीटा इस तरीके से लिखा जाएगा। अगर इसका सेंटर एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है तो वो हमेशा ग्राउंड से लिया जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन इसका उसने 5 दिया हुआ। अब इसका नाम लिख देते हैं कुछ। सपोज दैट दिस इज O। ये पॉइंट यहां से परपेंडिकुलर डाला हमने B, इसका सेंटर C, एक परपेंडिकुलर यहां से डालते हैं, ये D। और जब क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द सेंटर, तो इसका मतलब यहां से आप इसको एक परपेंडिकुलर ऑन द ग्राउंड डाल दीजिए, सपोज टू बी E। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो इसमें आप एक चीज देखिएगा। ये हमने पहले अभी शायद मैंने सर्कल नहीं पढ़ाया है, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूं। अगर कोई सर्किल है, कोई स्फीयर है, उसके ऊपर अगर कोई टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा आती है तो उसके सेंटर से मिलाने वाला, अगर सेंटर से परपेंडिकुलर डाला जाए या सेंटर से उस पॉइंट को मिलाया जाए एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये हमेशा इस पर परपेंडिकुलर होता है। सपोज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बैलून इज R। सॉल्यूशन में चलते हैं। लेट ये आपको रेडियस इसकी दी हुई है तो मानने की जरूरत नहीं है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें इसमें किस किस एंगल को लेके इस हाइट को निकालना है। सबसे पहले देखिए आपको CE निकालनी है। हम ये देखेंगे हमें निकालना क्या है, CE वाला ट्रायंगल कौन सा हुआ, CEO। अब CEO है एक ट्रायंगल, तो आपके पास इसमें तो कुछ भी नहीं दिया। देखिए CE पूछी है, यहां से यहां तक की लेंथ नहीं पता आपको, यहां से यहां तक की नहीं पता। अब इसके बाद दूसरा ट्रायंगल कौन सा होगा जिसमें कोई साइड कॉमन होगी, COD, जिसमें कि आपको एक ये रेडियस R पता है। ठीक है, ये रेडियस R पता है तो हम इसका यूज करेंगे क्योंकि इसमें हमें दो चीजें पता है। देखिए एक चीज और मैं अभी यहां बताना रह गया, ये एंगल BOD आपको दिया हुआ था थीटा। जब इसके सेंटर से एक लाइन मिलाई तो ये लाइन क्योंकि सेंटर से मिलाई हुई है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो जो ये पूरा एंगल था यहां से यहां तक का, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। यानी यहां से यहां तक का जो ये एंगल था ये वाला थीटा, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसका एक पार्ट ये हो जाएगा और एक पार्ट ये हो जाएगा, और जो कि दोनों ही θ/2 होंगे। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। ये जो लाइन है सेंटर लाइन OC बाइसेक्ट करेगी इस एंगल को BOD को, और ये θ/2 और θ/2 हो जाएंगे। अब अगर हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं OCD, अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने पे चलिए। इन ट्रायंगल OCD देखिए CD आज में दिया हुआ था, एक एंगल आपको दिया हुआ था। देखिए इस ट्रायंगल में हमारे साथ प्रॉब्लम थी, COE में कोई भी साइड अपने को डिफाइन नहीं थी। एंगल तो पता था फाई है, लेकिन अगर कोई एक साइड पता होती तो हम इसको लेते, लेकिन अब हमारे पास इसमें एक साइड पता है R है, ये 90 डिग्री है, तो ये COD एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया जिसके अंदर 90 डिग्री का एंगल पॉइंट D पर है, और CD की लेंथ जो दी हुई है वो अपने को R दी हुई है। तो अगर आप इसका यूज करना चाह रहे हैं तो ये 10 में लीजिए आप इसको, लेकिन 10 में लेंगे तो अगर ये लेंगे तो ये आएगा, जिसकी इस वाले ट्रायंगल में इसका कोई यूज नहीं है। इस ट्रायंगल में यूज किसका है, CO का, यानी आपको CO और CD इसमें एक रिलेशन लेना है। तो देखिए ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, तो इसका मतलब हम इसमें साइन वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे। तो देखिए साइन एंगल है हाफ एंगल θ/2 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मतलब R, हाइपोटेन्यूज OC जो कि अपने को नहीं पता है। तो OC इक्वल टू R अपॉन साइन θ/2। इसको आप ऊपर लेके जाएंगे, ये देखिए OC इक्वल टू R कोसाइन θ/2।
ओ सी इक्वल टू आर कोसेक थीटा बाई 2। ये आपके पास एक लाइन एक साइड आ गई जो कि इस ट्रायंगल में है। ओ ई सी की एक साइड ओ सी आपको फाइंड आउट हो गई। अब आप उसमें चलिए, इन ट्रायंगल ओ सी ई, ठीक। अब देखिए आपको हाइट चाहिए थी, इस लाइन को तो आपको, इस साइड को तो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। ओ सी आपने निकाल लिए, एंगल ये है, तो फिर यही बात है कि इसमें भी आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वाला ही लेना पड़ेगा। इट मींस इन ट्रायंगल आप यूज कर चुके हैं, आपको अब रेशियो लिखना है, जो कि रेशियो आपका ये एंगल है, तो रेशियो क्या आएगा साइन फाई। साइन फाई इक्वल टू सी ई परपेंडिकुलर है अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका ओ सी है। साइन फाई इक्वल टू सी ई निकालनी थी आपको, ओ सी की वैल्यू जो आप यहां निकल कर लाए थे आर कोसेक थीटा बाई 2। क्रॉस मल्टीपल कीजिए, आर साइन फाई देखिए सीई बराबर आर साइन फाई इंटू कोसेक थीटा बाई 2 आपका आया। देखिए यहां से लेके यहां तक जरा सी देर में सवाल हो गया, सवाल करने में समय नहीं लगा, लेकिन इसको समझने में, समझाने में और बनाने में ही समय लगा। तो आप इसको एक बार देख लीजिए, एक स्फेरिकल बैलून है जिसकी रेडियस r है और वो स्फेरिकल बैलून एक ग्राउंड पर ऑब्जर्वर है, उसकी आंख पर पूरा का पूरा एंगल थीटा बनाता है, और जो स्फेरिकल बैलून का सेंटर C था वो इसी ऑब्जर्वर पर एंगल ऑफ एलिवेशन फाई है। दो शब्दों में अंतर समझिए, ये एंगल बनाता है सबटेंडेड एंगल और ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो ये एंगल ग्राउंड से लिया जाएगा, फाई बता दिया, सेंटर से साइड में लाई, जब आप ये लाइन लेंगे तो ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है एंगल को, तो थीटा बाई 2 हो गए। दो ट्रायंगल आपके पास COD थे, COE थे, तो सबसे पहले COD को कंसीडर किया, R अपॉन दिस इक्वल टू साइन थीटा बाई 2, जिससे कि आपको OC निकाल लेंगे, वो ये आई थी आपकी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप लेंगे COE ट्रायंगल में, तो आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन फाई लेंगे, साइन फाई CE अपॉन OC उसको निकालेंगे। इसके बाद आपके पास क्रॉस मल्टीपल OC की वैल्यू यहां से लगाइएगा, क्रॉस मल्टीपल। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा टिपिकल लगा होगा। आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, ओके गो। देखिए क्वेश्चन पढ़िए। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आप लोगों से, इस वीडियो को लास्ट देखने के साथ साथ मैं चाहता हूं अगर आप इसको शुरू में देखें इस वाले वीडियो को, तो इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए थे वो काफी सिलेक्टेड थे, टिपिकल थे, और क्वेश्चंस अगर आप इनको अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आपकी स्किल भी डेवलप होगी अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं और आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं, तो आपकी स्किल भी काफी डेवलप होगी। तो इस वीडियो को आप पूरा ही देखिएगा, स्किप करके इस वीडियो को न देखें तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ लेटर रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल एट एन इंक्लिनेशन अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल, यानी एक सीढ़ी है जो एक वॉल पर, एक दीवार पर टिकी हुई है, और उसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है यानी झुकाव कोण वो अल्फा है हॉरिजॉन्टल से। तो उसने यहाँ पर आपको फिक्स कर दिया इस बात के लिए कि अगर ये कोई वॉल है, ये कोई सीढ़ी है, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से एक लेटर है, मान लीजिए इसकी लेंथ L है, AB, ये हॉरिजॉन्टल उसने देखिए बोला था, इसमें उसने ना तो एंगल ऑफ एलिवेशन लिया, इसमें ना एंगल ऑफ डिप्रेशन लिया। आप कहेंगे सर आपने तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बताया था, लेकिन यहाँ पर तो दोनों ही चीजें नहीं है, तो आपने इसको कैसे मान लिया? देखिए इसने बोला था कि ये हॉरिजॉन्टल से बना रहा है, इट मींस ये एंगल ऑफ एलिवेशन ही है। इसकी वैल्यू क्या थी? मेजरमेंट था इसका अल्फा, यानी अ लेडर एट द रेस्ट ऑन अ वॉल मेकिंग एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल। क्लियर हो गया? इसके कुछ समय के बाद जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर सीढ़ी का ऊपर का सिरा काफी ऊंचे पहुंच गया और इसको अगर मान लीजिए यहां तक आना है, तो हम क्या करेंगे? इसको नीचे थोड़ी लाएंगे, इसको पीछे खींचेंगे। इसी तरीके से उसने बोला
कि इसके नीचे वाले सिरे को ए डिस्टेंस तक पीछे खींचा जाता है, पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल, यानी इस वॉल से दूर खींचा जाता है। दूर खींचने से क्या होगा, ये हिस्सा अगर पीछे आएगा तो ये हिस्सा नीचे आ जाएगा। तो ये मान लीजिए इसका जो ये सिरा ए था वो अब इधर आ गया और ये ए डिस्टेंस पर पीछे हो गया। तो इस लैडर की पोजीशन किसी समय पर ये हो गई आफ्टर पुल्ड थ्रू अ डिस्टेंस ए फ्रॉम द वॉल। It reaches the foot of the ladder reaches at the point D, and the upper end of the ladder on the wall is at E. And the distance given by the the following distance given by B. The following distance given by B. We have to calculate, and the angle of inclination of ladder is beta from the horizontal. ये एंगल भी आपको बीटा दिया हुआ है, ठीक है। Now we have to calculate, कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी, आपने को ये प्रूफ करना है। कहीं हाइट नहीं पूछी ना, तो उसने पूछा कि ये हाइट कितनी है आप ये बता दीजिए, ना ये पूछा कि पहले ये कितनी डिस्टेंस पर था वॉल से। उसने केवल एक रिलेशन, यानी ये बिल्कुल अलग तरीके का क्वेश्चन हो गया आपका। इसमें काफी सारी चीजें आपके माइंड में सिंक्रोनाइज करेंगी कि यहाँ कोई हाइट डिस्टेंस कुछ नहीं पूछा, एक तरीके से रिलेशन है। तो हम कहेंगे अब इसको कैसे निकालेंगे, मैं बताता हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें हम सबसे पहले, जैसे कि मैंने पहले से ही बताता आ रहा हूँ आपको, कि हम सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं हम कौन से राइट एंगल ट्रायंगल्स का यूज करेंगे। तो भैया देखो इसमें दो ही हैं, एक ये है क्योंकि वॉल होगी वो टेढ़ी नहीं होगी, 90 डिग्री पर होगी, दूसरा ट्रायंगल ये है। लेकिन हमें हाइट और डिस्टेंस नहीं निकालनी, हमें ये प्रूफ करना है। तो बस इसके लिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं, ये प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC क्या करना चाहिए। देखिए हमारे पास दो ऑप्शन है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और जो लेंथ L हमने मानी है, यानी लेडर की लेंथ हमने मानी है AB, ये L है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, इसकी जरूरत नहीं है तो B हमारे पास यहाँ है और A यहाँ है, इसी में रिलेशन निकालना है। तो इसको लीजिए, यानी साइन अल्फा। इन चीजों को ध्यान रखेंगे कहां से क्वेश्चन करना है, तो जरा आसान हो जाता है क्वेश्चन करना। साइन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर आपका कितना हुआ B प्लस EC अपॉन L, ठीक है। यानी ये हो गया L साइन अल्फा इक्वल टू B प्लस EC। अब भैया सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि EC कहाँ खत्म करेंगे हम, तो मैं आपको बताता हूँ। इसी के साथ साथ दूसरा ट्रायंगल ले लीजिए इसके लिए, इसकी वजह से बोल रहा हूँ मैं, अदरवाइज लेता नहीं अभी मैं। आपको यहाँ साथ के साथ EC खत्म करना है, तो इसको मैं दोनों ट्रायंगल में लेके चलता हूँ साथ साथ। इन ट्रायंगल EDC यहाँ लिखता हूँ, इसके बाद इसी ट्रायंगल के लिए दोबारा इसी में लेके चलूंगा। इन ट्रायंगल EDC अगर आप इसमें अब लगाएंगे ये साइन का वैल्यू, यानी साइन बीटा, तो साइन बीटा लगाएंगे तो EC आ गया, जो कि यहाँ परेशान कर रहा था आपको, EC अपॉन ED। देखिए EC अपॉन ED क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, लेकिन ED की वैल्यू L के ही बराबर होगी क्योंकि ये CD ही थी आपकी, तो ये आपकी L हो जाएगी। यहां से EC की वैल्यू आ जाएगी L साइन बीटा। अब आपको क्वेश्चन भी क्लियर होना शुरू हो जाएगा। EC की वैल्यू ये आ गई। दूसरा, अब देखिए EC की वैल्यू अगर मैं इसको पुट कर दूं तो EC खत्म हो जाएगा। तो ये आपका किस तरीके से बन जाएगा, EC को यहां लगाइए, कितना हो गया L साइन अल्फा इक्वल टू B प्लस EC की वैल्यू L साइन बीटा। इसको इधर ले जाइए, B इक्वल टू L साइन अल्फा माइनस L साइन बीटा, यानी B इक्वल टू L कॉमन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। एक ही रिलेशन आ गया, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा एक चीज आ रही है, L आ रहा है, उसको हम एलिमिनेट करेंगे। इसके बाद दोबारा से
हम इसी ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल ACB। ये मैं इसलिए लिखता हूं कि आप जब भी कभी एग्जाम में इस तरीके से लिखेंगे तो तुरंत एग्जामिनर का ध्यान पहुंचेगा किस ट्रायंगल की बात कर रहा है, वो फिगर को देखेगा तुरंत ओके कर देगा। अब देखिए दूसरा रिलेशन, यानी ये चीज हम लगभग लेके आ चुके हैं, उसके बाद हम इसको कैसे पुट करेंगे ये बताऊंगा। अब आप कॉस में है तो अब इस ट्रायंगल में कॉस को लीजिए, कॉस अल्फा। क्वेश्चन से पता चल रहा है मैं क्या करना। कॉस अल्फा के लिए बेस ये हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी BC अपॉन AB। इट मींस BC इक्वल टू AB L है तो L cos अल्फा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरे ट्रायंगल में इन ट्रायंगल EDC, क्योंकि आपको यही वाली बात है कि अब ये BC आ गई, BC का यूज ही नहीं है कहीं पर, BC एलिमिनेट करेंगे तो दूसरे वाले ट्रायंगल में आइए, अब इसमें भी cos बीटा लीजिए, क्योंकि वो जो आपको लाना है cos बीटा cos अल्फा में एक रिलेशन लाना है। cos बीटा का मतलब ये पूरी साइड यानी CD पर वो बेस हो गया और हाइट सॉरी हाइपोटेन्यूज इसका L हो गया, ठीक है। इसका क्रॉस मल्टीपल करिए L cos बीटा, शायद यहाँ आ रहा होगा CD। CD की वैल्यू कैसे लिखेंगे आप, CD का मतलब A प्लस BC, A प्लस BC। किसी को कोई समस्या तो नहीं है यहाँ तक, ये आ गया आपका। एक ये BC आया था, आप देखिए BC की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, ठीक। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। देखिए आपके पास आया था, इसको दोबारा लिखता हूँ, L cos बीटा इक्वल टू A प्लस BC, और BC की वैल्यू L cos अल्फा है। BC की वैल्यू यहाँ लगाइए, L cos बीटा बराबर A प्लस L cos अल्फा, ठीक। A की वैल्यू निकालिए L cos अल्फा माइनस बीटा माइनस L cos अल्फा, L cos बीटा माइनस L cos अल्फा। L कॉमन लीजिए, यहां तक हो गया। अब देखिए उसने बोला था आपको A अपॉन B करने के लिए, आपके पास एक रिलेशन में यहां लेकर आया था ये वाला B इक्वल टू L साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ये रिलेशन आया था आपका L साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, एक ये रिलेशन आया है L cos बीटा माइनस cos अल्फा। यहाँ देखिए ये B है, यहाँ ये A है, और इस जगह पर जो क्वेश्चन में उसने पूछा था आपको A अपॉन B, तो A अपॉन B यहाँ से आप लिखिए A अपॉन B फ्रॉम हियर। A की वैल्यू लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, L cos बीटा माइनस cos अल्फा, L cos बीटा माइनस cos अल्फा अपॉन, इसके बाद यहां से लगाएंगे B की वैल्यू L sin अल्फा माइनस sin बीटा, ठीक है। L से L कट गया। आपके पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था कितना आया, वो A अपॉन B इक्वल टू cos बीटा माइनस cos अल्फा अपॉन sin अल्फा माइनस sin बीटा, ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। अभी जब मैं इधर काम कर रहा था, डस्टर नहीं यूज कर रहा था, तो ये आपका मिट गया था, तो मैंने ब्लैक में कर दिया है, तो समझ में मत कि ये क्या गड़बड़ हो गई। ब्लैक हो या ब्लू हो वैल्यू एक ही रहेगी, ठीक है ना, कलर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मजाक कर रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया आपका। क्वेश्चन क्या था, एक सीढ़ी है जो कि एक दीवार पर टिकी हुई है, उस समय उसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन दिया हुआ है उसने अल्फा। इसके बाद उस सीढ़ी को B डिस्टेंस पर पीछे की ओर खींचा जाता है, तो उसका अपर पार्ट भी नीचे टच करेगा, वो एंगल बीटा बनाएगा। A डिस्टेंस है, उसके बाद मैंने पहले इस ट्रायंगल में लिया साइन अल्फा से, फिर इस ट्रायंगल में लिया साइन बीटा से, एक रिलेशन बना दिया,
उसके बाद इसी ट्रायंगल में cos अल्फा से, इसी दूसरे वाले ट्रायंगल में cos बीटा से एक रिलेशन बनाया जो A और B में आ गया, उस A और B का मैंने डिवाइड कर दिया। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, इसीलिए मुझको थोड़ा सा जो लिखा हुआ था उसको इरेज करने के बाद करना पड़ा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस थे, लेकिन हमेशा से मेरी कोशिश रही है कि मैं अधिक से अधिक कठिन चीज को सरल से सरल बनाकर आपके सामने रिप्रेजेंट करूं। तो कोशिश कीजिएगा ये आपकी समझ में। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे प्लीज मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चंस की इमेज डालिए, उसका सॉल्यूशन आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक नेक्स्ट डे पर आपको मिल जाएगा। और अब हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि शायद ट्रायंगल या सर्कल में से किसी एक चैप्टर की बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स को आपके सामने सॉल्व करें, जिससे कि आपके लिए आगे का कैरियर आसान होने। ओके, गुड डे, थैंक यू।